नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एग्जाम मेरा चैनल के अंदर। आशा करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो के अंदर यूपी पीसीएस 2024 के लिए इंडियन पॉलिटी का टॉप 10 पीवाईक्यूज लेकर आए हैं। आप लोग जानते हो इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली 15 to 20 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट अच्छी तरह से करके जाइएगा। और 10 पीवाईक्यूज है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी शायद, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। Consider the following statements regarding fundamental duties. Statement first, it was added to Constitution in 1967. Second, Sardar Swan Singh Committee recommended for inclusion of fundamental duties. Statement third, originally it had 10 fundamental duties and 11th was added in 2002. Fourth, duty to pay taxes is also fundamental duties. Which of the above statement is true? पूछा जा रहा है कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। 2 and 3rd, 1 2 3, 1 2 4 और 1 2 3 4। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो एक एक स्टेटमेंट को करते हैं। इट वाज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन इन 1967, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों। नेक्स्ट करते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड फॉर इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये स्टेटमेंट सही है। ओरिजिनली इट हैड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड 11th वाज एडेड इन 2002, ये स्टेटमेंट भी सही है। ड्यूटी टू पे टैक्सेस इज आल्सो फंडामेंटल ड्यूटी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो 2 and 3 मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। अब देखिए 1976 में कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी को सेटअप किया जाता है। उस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी ने रिकमेंड दिया कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड कीजिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इस रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, तो याद रखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है, क्योंकि 1967 में नहीं 1976 में ऐड हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज़। अच्छा, कौन से पार्ट में? पार्ट 4th के ए में, ठीक है। कितने आर्टिकल है? आर्टिकल ए की है। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 51 का ए, ठीक है। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी? ओरिजिनल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, लेकिन एक 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया जाता है 2002 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो ध्यान रखिएगा 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया जाता है। 11th ड्यूटी में है क्या? ये है कि 6 से 14 साल के बच्चों को सभी को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ये था फंडामेंटल ड्यूटीज़। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 21 के ए को भी ऐड किया गया था, ठीक है। तो याद रखेगा 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था और आर्टिकल 21 के ए को भी ऐड किया गया था, ठीक है। और ड्यूटी टू पे टैक्सेस इज आल्सो फंडामेंटल ड्यूटी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो याद रखिएगा पे टैक्सेस वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक और रिवीजन और कर लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4th ए में है। कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल ए का याद रखिएगा, आर्टिकल 51 ए। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? 11, तो ये याद रखना। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्टेड है, ठीक है। मतलब किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। तो ध्यान रखना रशिया से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली, ये बिल्कुल सही है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक 86 से पूछा जाता है और एक यहाँ से पूछा जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें बोला जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज इज आल्सो अवेलेबल टू द फॉरनर्स। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। तो ध्यान रखना फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज अवेलेबल ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, नॉट फॉर फॉरनर्स। नॉन जस्टिशिएबल है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर ये भी बोल दिया जाता है। स्टेटमेंट कैसा होता है?
कि फंडामेंटल ड्यूटीज इज आल्सो जस्टिसेबल लाइक अ फंडामेंटल राइट्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, अगर किसी सिटीजन के द्वारा ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं किया जाता तो उसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर नहीं जाओगे। ठीक है, इसलिए नॉन जस्टिसेबल है। एक वर्मा कमेटी 1999 सेटअप की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखने के लिए। ठीक है, तो याद रखना वर्मा कमेटी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्मा कमेटी किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से या इलेक्टोरल रिफॉर्म से। ठीक है, इस तरीके से पंचायती राज सिस्टम से, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना वर्मा कमेटी 1999 इज़ रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन याद है, पता है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन और रीजन का है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस। रीजन, there is a provision of electoral college consisting of elected member of both house of the parliament and elected member of legislative assembly of the state. In the context of our statement, select the correct answer. हमें देखना है करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, पहले असर्शन पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। क्यों? आप लोग जानते हो इलेक्शंस दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं। क्या हर एक पीपल्स पार्टिसिपेट करता है? नहीं, जिनकी एज 18+ है। ठीक है, हर एक व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन जिनकी एज 18+ है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। तो क्या प्रेसिडेंट के लिए भी डायरेक्ट पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं? इसका आंसर है नहीं। ठीक है, हम लोग जिनकी एज 18 से अबव है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आपको याद रखना है ये कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो उसके इलेक्शंस कैसे होते हैं? इलेक्शंस के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना। स्टेट की जगह आप यूटी भी लिख देते तो भी सही रहता। देखिए, तो बहुत स्टेटमेंट आर राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इलेक्टोरल कॉलेज इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए, पहले हम बात करते हैं, रुको 2 मिनट रुको ना। अब हम बात करें पहले प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है। तो यही याद रखना आप, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा ऑफ राज्यसभा, ये दोनों मतलब पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। और 2 यूटी हैं। 2 यूटी कौन है? रुकिए ना, 2 यूटी कौन है? यूटी है दिल्ली और एक पुडुचेरी। तो आपको याद रखना है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी के भी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेजेस के अंदर। अच्छा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उनको इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर ऐड कर दिया गया था? 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है, दिल्ली और पुडुचेरी इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर ऐड कर दिया गया था किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ना कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? याद रखना, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, दोनों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। क्या इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करती है? तो आंसर है नहीं। इस चीज़ का याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा होती है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट नहीं करती इन द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में तो यस करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ते हैं, फैक्चुअल चीज़ होंगी ये। प्रेसिडेंट, तो हाँ, प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। क्या ये स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है? तो स्टेटमेंट सही है। अगर यहाँ पर मैं इंडियन स्टेट काट दूँ और इंडियन गवर्नमेंट लिख दूँ
तो फिर प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं, पीएम। तो ध्यान रखेगा कि हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कौन होते हैं? पीएम। ठीक है। द फर्स्ट सिटीजन एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन। याद रखना। आर्टिकल 54 में क्या है? आर्टिकल 54 में इलेक्शंस है, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा एक बात बताइए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल 324। तो ये चीज़ याद रखेगा कि इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 324 में। ठीक। आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस है, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक। आर्टिकल 56 सब क्लॉज 1A में सबमिट हिज रिजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट अपने रिजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। आर्टिकल 57 में री इलेक्शन है। अगर एक बार मैं इलेक्शन में खड़ा हो चुका हूँ, एक बार मैं प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, क्या मैं दोबारा खड़ा हो सकता हूँ? क्या मैं दोबारा प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए नॉमिनेट हो सकता हूँ? तो आंसर है यस। आर्टिकल 58 डिस्क्राइब द एलिजिबिलिटी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है? सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल 35 एज होनी चाहिए उसकी, और एंड इज क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शंस एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक। वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए किसकी क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? राज्यसभा के, राज्यसभा के मेंबर की। ठीक है। लोकसभा के प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट लोकसभा की क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा की क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। आर्टिकल 111 वीटो पावर मेंशन है। अच्छा, कितनी प्रकार की वीटो पावर होती है? 3 प्रकार की होती है, सस्पेंशन वीटो, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। आप लोगों को पता होगा। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है? पहले तो डायरेक्ट ये पूछा जाता है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, किस रिलेटेड है? ध्यान रखना, वीटो पावर से रिलेटेड है कि प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर यूज़ नहीं कर सकते अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फिर से बताता हूँ, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने प्रेसिडेंट से वीटो पावर छीन ली गई। प्रेसिडेंट को बोल दिया गया कि आप अपनी वीटो पावर यूज़ नहीं कर सकते अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है प्रेसिडेंट को, तो उनको अपनी कंसर्न देनी ही होगी। ठीक है, ये याद रखना, वो अपनी वीटो पावर यूज़ नहीं कर सकते अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस पावर है। आप लोग जानते हो ऑर्डिनेंस पावर कब यूज़ करते हैं? जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सेशन में नहीं होते, जब वो ऑर्डिनेंस यूज़ करते हैं। अच्छा, गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 213 के अंदर। तो ये याद रखना कि प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 123, और गवर्नर की 213 में। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 123 किस रिलेटेड है? तो जानना ऑर्डिनेंस से। नेक्स्ट क्या है? प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर। आर्टिकल 03, आर्टिकल 110 और आर्टिकल 117(1). देखिए क्या है, कुछ बिल हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बिल हैं जिनको पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है, प्रेसिडेंट से कंसल्ट करने की आवश्यकता होती है इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले। कौन से बिल हैं? आर्टिकल 03। आर्टिकल 03 में क्या है? आर्टिकल 03 इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट और अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। क्या है? आर्टिकल 03 में आर्टिकल 03 में पार्लियामेंट को पावर दे रखी है कि आप कोई भी नया स्टेट बना सकते हो, किसी भी स्टेट के नाम को चेंज कर सकते हो, या किसी भी स्टेट की बाउंड्री को आप चेंज कर सकते हो। अगर ऐसा बिल पास करना चाहते हो, ऐसा बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हो पार्लियामेंट के अंदर, तो आपको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की आवश्यकता है। ध्यान रखना। आर्टिकल 110 में क्या है? मनी बिल। आप लोगों ने ये बड़ी अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा। तो याद रखना, मनी बिल को भी इंट्रोड्यूस करने से पहले, क्या मनी बिल लोकसभा में ही पास होते हैं, राज्यसभा में भी? तो ध्यान रखना, मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एंड रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 117(1) में क्या है? फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, है ना। तो याद रखना, आर्टिकल 03 मतलब
स्टेट बिल वाला, ठीक है, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल फर्स्ट को अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो पार्लियामेंट के अंदर तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय द CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखेगा कि प्रेसिडेंट की ओथ किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, किसके द्वारा दिलवाई जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। और वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ याद रखिएगा, प्रेसिडेंट की ओथ, प्रेसिडेंट का शपथ कौन दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वाइस प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 में क्या है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आर्टिकल 61 इज रिलेटेड टू इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी यार, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 61 के अंदर मेंशन है। किस ग्राउंड पे, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसीजर आपने पढ़ रखा होगा अच्छी तरह से। तो जो टर्म है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ध्यान रखना। आर्टिकल 72 पार्डन पावर है, आप लोगों ने पार्डन पावर पढ़ रखी होगी। पार्डन पावर आर्टिकल 72 के अंदर है, ठीक है। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा जॉइंट सिटिंग के बारे में सब कुछ। और मैंने भी इस 10 PYQs के अंदर जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाल रखा है, जब मैं आपको अच्छे तरह से बताऊंगा कि जॉइंट सिटिंग होती क्या है, क्यों करवाई जाती है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जकीर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद डेड इन ऑफिस। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन से प्रेसिडेंट हैं जो अपनी ऑफिस में मरे थे। ऑफिस मतलब अपने टेन्योर में मरे थे, 5 साल का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, उसके टाइम पर कौन से प्रेसिडेंट का देहांत हुआ था। तो याद रखना, डॉक्टर जकीर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। अगर आपसे वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाए कि कौन से वाइस प्रेसिडेंट हैं जो अपनी ऑफिस में मरे थे, अपने टेन्योर में मरे थे, तो किशन कांत। तो आपको ये याद रखना है, डॉक्टर जकीर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद डेड इन ऑफिस, और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, किशन कुमार, है ना, किशन कांत। तो ये आपको याद होना चाहिए प्रेसिडेंट के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर नॉट करेक्ट। बोल रखा है कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट बोल रखा है। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन ऑर्डर टू बी द वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। नहीं, ये स्टेटमेंट, चलो आप पहले दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस। स्टेटमेंट थर्ड, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। स्टेटमेंट फोर्थ, ही कैन बी रिमूव थ्रू द फॉर्मल इम्पीचमेंट। तो आपको बताना है इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, फॉल्स है। तो देखिए फिर से एक बार स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं। इन ऑर्डर टू बी द वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अभी मैंने बताया था आपको कि प्रेसिडेंट के लिए किसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, लोकसभा की, और वाइस प्रेसिडेंट की किसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, राज्यसभा की। तो आपको ये याद रखना है, प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर लोकसभा काट दूँ और राज्यसभा लिख दूँ तो तब हमारा स्टेटमेंट सही होगा। तो याद रखना, इन ऑर्डर टू बी द वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वाइस को काट दूँ तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज सेम एज डेट ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट कितने साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए, वैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी 5 ईयर का टेन्योर है इनका। ही कैन बी रिमूव थ्रू द फॉर्मल इम्पीचमेंट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ध्यान रखना, इम्पीचमेंट प्रोसीजर ओनली अवेलेबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 61, ठीक है। तो एक बार बताइए, क्या वाइस प्रेसिडेंट का रिमूव करने के लिए जो मतलब किस ग्राउंड पे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है? तो ध्यान रखना, नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड पे, किस बेसिस पर रिमूव किया जाएगा, ठीक है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, ठीक है। जो रिमूवेबल ग्राउंड है या किस बेसिस पर वाइस प्रेसिडेंट को निकाला जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। ये याद रखना, 3 4 बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो सके। तो बताइए कौन से स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। मैंने बताया था फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है और सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है और 2 और 3 सही है। तो नॉट करेक्ट बताना है
तो 1 and 4th, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, अब हम वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट है, इलेक्शंस दे रखे हैं। 64 में एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 65 वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट सही बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रेसिडेंट किसी भी कारणवश अपने ऑफिस में नहीं है, या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वो कहीं बाहर चले जाते हैं, छुट्टियाँ चले जाते हैं अपने बाल बीवी अपने बच्चों के साथ, ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे प्रेसिडेंट की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, जब प्रेसिडेंट किसी भी कारणवश अपने ऑफिस में नहीं है, या उनकी किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है, या फिर वो कहीं पर चले जाते हैं, छुट्टियों पर चले जाते हैं, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 में इलेक्शन है, आप लोग जानते हो इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? सॉरी, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, दोनों होते हैं, इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ध्यान रखना इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 66 सब क्लॉज 3, एलिजिबिलिटी दे रखी है, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 एज होनी चाहिए और शुड बी क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा और प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा दे रखा है। एंड शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करता हो। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एक एक्ट आया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट, तो जिसके कारण एमपीज, एमएलए, एमएलसी, उन सभी को एक्सेप्शन दे दिया था, है ना, वो सभी एक्सेप्शन है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस, ठीक है। तो ये याद रखेगा कि एक एक्ट आया था, कौन सा था? प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट, जिसके द्वारा एमएलए, एमपीज, एमएलसी और जो भी लोकसभा या राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए एक्सेप्शंस हैं। आर्टिकल 67 में क्या है? टर्म ऑफ ऑफिस और रिमूव। आप लोग जानते हो कितना टर्म है? 5 साल है। और रिमूव कैसे किया जा सकता है? आपको स्पेशली जैसे राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव किया जाएगा, है ना, वैसे ही हमारा रिमूव हो जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट। इसके एक अलग से प्रोसीजर है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। आर्टिकल 69 ओथ एडमिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट, ठीक। और प्रेसिडेंट को कौन दिलवाते हैं? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट, और रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। तो इस चीज़ का याद रखिएगा, रुकिए 2 मिनट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को, ये हो गया रिजाइन, ठीक है। अब मैं ओथ की बात करता हूँ, ओथ वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाते हैं? सीजीआई, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट। तो आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वाइस प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है। किशन कांत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डाइड इन ऑफिस, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे जो अपने ऑफिस में मर गए थे, देहांत हो गया था, तो किशन कांत। और प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट 2 थे ना, जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद, और वाइस प्रेसिडेंट किशन कांत। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा इन कंपेरिजन टू द राज्यसभा? ओके, फर्स्ट, a money and financial bill, money or finance bill can be introduced only in the House of the Peoples. Second, regarding the rejection or amendment of money bill. Third, the accountability of Council of Minister. Fourth, concerning of creation one or more all India services. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की, तो आप लोगों ने लोकसभा की और राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर पढ़ रखी होगी, तो उसी की बेसिस पर क्वेश्चन पूछा गया। तो फिर से पढ़ते हैं, मनी और फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन हाउस ऑफ द पीपल्स, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 110 के अंदर दे रखा है कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राज्यसभा के अंदर नहीं, स्टेटमेंट सही है।
रिगार्डिंग द रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ मनी बिल, ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट भी सही है। आप लोगों ने आर्टिकल 74 और 75 पढ़ा होगा। 74 में क्या है कि देयर शैल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। क्या बोल रखा है आर्टिकल 74 में कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिनके प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे और वो एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। और 75 के अंदर सब कुछ दे रखा है कि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको कैसे अपॉइंट करेगा। और 75 के अंदर ही मेंशन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। आर्टिकल 75 में क्या बोल रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल टू द लोकसभा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कंसर्निंग द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, नहीं, आपने आर्टिकल 312 पढ़ रखा होगा, तो आर्टिकल 312 के अंदर साफ साफ मेंशन है कि राज्यसभा के पास पावर है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए हम कुछ पढ़ लेते हैं यार, ये चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट स्पीकर कौन थे लोकसभा के, जेबी मलवंकर, ठीक है। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर अनंत शयनम अयंगर, पूछा जाता है कि फर्स्ट स्पीकर कौन थे, जेबी मलवंकर, और फर्स्ट डिप्टी स्पीकर अनंत शयनम अयंगर। फर्स्ट वुमेन स्पीकर मीरा कुमार, और फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर पीए संगमा। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है, फैक्चुअल है। तो फर्स्ट स्पीकर कौन है, जेबी मलवंकर, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर अनंत शयनम अयंगर, और फर्स्ट वुमेन स्पीकर मीरा कुमार, और फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर पीएम संगमा। इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 6, द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज हेल्ड कनेक्शन विद, बोला जा रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के जो जॉइंट सिटिंग थी वो किस लिए होती है, ठीक है। ऑप्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, और इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, जॉइंट सिटिंग किस आर्टिकल में मेंशन है, 108 के अंदर मेंशन है, ठीक है। किस कंट्री से इंस्पायर है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री से। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि जॉइंट सिटिंग इज मेंशन इन आर्टिकल 108, और जॉइंट सिटिंग कहाँ से इंस्पायर है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और मैं आपको जॉइंट सिटिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल कौन सा है, मैंने बताया था आपको 108, कहाँ से इंस्पायर हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से। किसके द्वारा बुलाया जाता है, सुमन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों बुलाया जाता है, डेडलॉक होने के कारण। डेडलॉक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि डेडलॉक कंडीशन कैसी होती है, कब होती है, क्यों होती है, ठीक है। तो यहाँ रखिएगा आर्टिकल 108 के अंदर जॉइंट सिटिंग मेंशन है, ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर है, सुमन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस के लिए, कौन से बिल के लिए जॉइंट सिटिंग करवाई जा सकती है, OF के लिए। OF क्या है, ओफक, ठीक है। तो इस तरह के आप याद कर सकते हो, ओफक जॉइंट सिटिंग OF के लिए। ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल सेकंड के लिए। तो ध्यान रखना, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के लिए जॉइंट सिटिंग की जा सकती है, ठीक है। कौन से बिल, OF। प्रेसाइड बाय, हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसाइड किसके द्वारा किया जा सकता है, जॉइंट सिटिंग किसके द्वारा प्रेसाइड किया जाता है। पहले स्पीकर, ठीक है। अगर स्पीकर एब्सेंट है फिर डिप्टी स्पीकर, अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है फिर डिप्टी चेयरमैन। ये याद रखना, जॉइंट सिटिंग किसके द्वारा प्रेसाइड किया जाता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर मान के चलो स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट है फिर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर मान के चलो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट है फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये याद रखना, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मतलब वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसाइड नहीं कर सकता जॉइंट सिटिंग को। फिर से समझाता हूँ, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन नॉट प्रेसाइड द जॉइंट सिटिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि चेयरमैन जो होते हैं वो हमारे मेंबर नहीं होते राज्यसभा के, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही तो हमारे चेयरमैन होते हैं। तो इसलिए प्रेसाइड बाय स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन। देखो कितनी बार जॉइंट सिटिंग करवा चुके हैं, 3 बार हो चुकी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। डाउरी प्रोविजन बिल 1961, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपेल बिल 1978, और एंटी टेररिज्म बिल पोर्टर 2002। तो याद रखना, 3 बार इंपॉर्टेंट है जॉइंट सिटिंग, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 3 बार बुला चुके हैं, डाउरी प्रोविजन बिल 1961, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1978, और एंटी टेररिज्म बिल पोर्टा 2002 के अंदर। तो ये याद रखना, क्या बोला जा रहा है, जॉइंट सिटिंग
किसके लिए बुलाया कौन से बिल के लिए जॉइंट सिटिंग को कॉल किया जा सकता है, सुमन किया जा सकता है, वो एफ के लिए, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, आर्टिकल 301 is related to right to property. Statement second, right to property is a legal right but not a fundamental right. Statement third, article 300 का A, ठीक है, 300A was inserted in Indian Constitution by the 44th Amendment during the period of Congress government. Which of the aforesaid statement is are correct? बताना है इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो चलो स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, बिल्कुल नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 300 का ए, आर्टिकल 300A वाज इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 44th अमेंडमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो देखिए फिर से समझते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी हमारे आर्टिकल 19 के अंदर मेंशन थी, ठीक है। आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी था और वो जब फंडामेंटल राइट था, ठीक है। लेकिन 44th अमेंडमेंट आया, 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, ठीक है। 44th अमेंडमेंट 1978 आया किसके टाइम पे? जनता पार्टी गवर्नमेंट, जनता पार्टी गवर्नमेंट। तो ये याद रखिएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था और इसने राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। और इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया? आर्टिकल 300 के ए में, ठीक है। और पार्ट कौन सा था? पार्ट 12। तो आपको ये याद रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया? आर्टिकल 301 के अंदर मेंशन है, पार्ट 12 के अंदर। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया है? 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो क्या अब ये लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है? तो याद रखना ये है लीगल राइट। 44th अमेंडमेंट एक्ट के आने से पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया जिसको राइट टू प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया आर्टिकल 300A में पार्ट 12 के अंदर। तो जब से ये लीगल राइट बन गया, तो अब नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो ये आपको याद रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ पर है? आर्टिकल 300 के ए में, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको भेजा गया था, ट्रांसफ़र किया गया था आर्टिकल 300A में? कौन से, मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 300A को ऐड किया गया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये याद रखना है। कौन सी गवर्नमेंट थी? जनता पार्टी गवर्नमेंट। कौन सी? जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, आर्टिकल 301 में क्या है? आर्टिकल 300A में क्या है? 301 में क्या है? यह है राइट टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो याद रखना आर्टिकल 301 में क्या है? राइट टू ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स। राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ पर है? आर्टिकल 300 के ए में पार्ट 12, ठीक, और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। अच्छा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कांग्रेस के द्वारा लाया गया था उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से एक्ट को कहते हैं? तो याद रखना 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो बताओ भाई कौन से स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग कमेटीज ऑन पंचायती राज, अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सी कमेटी दे रखी है? अशोक मेहता कमेटी, LM संघवी कमेटी, BR मेहता कमेटी और JKB राव कमेटी। तो आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बतानी है। देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ। ट्रिक क्या है? बैग में LPG। तो याद रखना बैग में LPG, ये एक ट्रिक है। पंचायती राज सिस्टम की जितनी भी कमेटीज़ हैं सारी की सारी हैं बैग में LPG। B4 अशोक मेहता कमेटी, B4 अशोक मेहता कमेटी। B4 बलवंत राय मेहता कमेटी, A4 अशोक मेहता कमेटी, G4 JVK राव कमेटी, L4 LM संघवी कमेटी, P4 PK थुनकुन कमेटी और G4 गर्जल कमेटी, ठीक है। इन्हें रखो, मैं आपको ब्लैंक स्क्रीन पर ले आता हूँ। ट्रिक क्या है? पंचायती राज कमेटी से बैग BAG बैग में
LPG। अब देखो B4 बलवंत राय कमेटी, ठीक है। A4 अशोक मेहता कमेटी, ठीक। G4 JVK राव कमेटी। L4 LM संघवी कमेटी, ठीक। P4 PK थुनकन कमेटी। G4 गर्जल कमेटी। तो आपको सॉरी 2 मिनट रुको ना। चलो आप लोग समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या है बैग में LPG। आप लोगों को समझ में होगा बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, JVK राव कमेटी, LM संघवी कमेटी, PK थुनकन कमेटी और गर्जल कमेटी। अगर आपको जी में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बार में कमेटी, बार में LPG, ठीक है। अगर कमेटी में आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि G4 JVK राव कमेटी और G4 गर्जल कमेटी, तो बार में LPG ऐसे भी याद कर सकते हो। बलवंत राय, अशोक मेहता, JVK राव कमेटी, फिर LM संघवी कमेटी और PK थुनकन कमेटी और जिससे गर्जल कमेटी। तो ये आपको याद रखना है और हम ट्रिक के माध्यम से इसको क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। चलो तो क्या है बैग में LPG। बलवंत राय मेहता कमेटी मतलब थर्ड, ठीक। फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी फर्स्ट, फिर JVK राव कमेटी फोर्थ, फिर उसके बाद LM संघवी कमेटी सेकंड। तो क्या है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है बैग में LPG या बार में LPG, जैसे आप याद करना चाहो वैसे। अब देखिए अब हम पंचायती राज सिस्टम से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, देखो जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की स्कीम किसके द्वारा दी गई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। तो ध्यान रखना बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंचायती राज सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है, तो याद रखना डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1959 नागौर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर, राजस्थान में, देन आंध्र प्रदेश में। डायरेक्ट पूछा जाता है कि पंचायती राज सिस्टम कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था सबसे पहले, तो है नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर कहाँ पर, राजस्थान में। कब, 2 अक्टूबर 1959। उस टाइम पे PM कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया था नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ये डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन कि पंचायती राज सिस्टम कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, राजस्थान के अंदर। सेकंड कहाँ पर किया गया था, मतलब कौन सा सेकंड स्टेट है जहाँ पर पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ध्यान रखना आंध्र प्रदेश, पहले राजस्थान देन आंध्र प्रदेश। और नागौर को भी याद रखना, नागौर भी पूछा जाता है। LM संघवी कमेटी, देखो LM संघवी कमेटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि LM संघवी कमेटी के रिकमेंडेशन से पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। फिर समझते हैं, LM संघवी कमेटी के रिकमेंडेशन से पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है 73rd अमेंडमेंट एक्ट किसके द्वारा, किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन से आया है, LM संघवी कमेटी के रिकमेंडेशन से। तो याद रखना 73rd अमेंडमेंट एक्ट किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन से आया है, LM संघवी कमेटी के कारण। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस कमेटी के रिकमेंडेशन से प्राप्त हुआ है, दिया गया है, तो जानना LM संघवी कमेटी। और मैंने आपको कमेटी के ट्रिक बता दी कैसे है बैग में LPG। कौन से पार्ट में है, पार्ट 9th के अंदर कौन सा शेड्यूल, 11th शेड्यूल, यहाँ से पूछा जाता है। 29 फंक्शनल आइटम्स है फॉर पंचायती राज। डायरेक्ट पूछा जाता है कि पंचायती राज के लिए फंक्शनल आइटम्स कितने हैं, तो याद रखना 29 फंक्शनल आइटम्स है पंचायती राज के लिए, डायरेक्ट पूछा जाता है। या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 243G में, ठीक है। आर्टिकल 243G के अंदर पंचायती राज के लिए फंक्शनल आइटम दे रखे हैं। कितने फंक्शनल आइटम है, 29। कौन सा शेड्यूल है, 11th शेड्यूल। कौन सा पार्ट है, पार्ट 9th। तो ये आपको याद रखना है। कितना आर्टिकल है, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O तक। आर्टिकल 243 में क्या है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि आर्टिकल 243 के किस रिलेटेड है, तो याद रखना स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन, अच्छा पंचायती राज सिस्टम के, पंचायती राज के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
और कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 243 के में। आर्टिकल 243 आई में क्या है, आर्टिकल 243 आई के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो आपको याद रखना है स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 आई में, और स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के में। अगर मैं यहाँ से स्टेट काट दूँ, इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 324 में, और फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 280। तो आपको सारे आर्टिकल याद रखने हैं, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, और स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के में, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर, और स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 आई में। देखो आप मेरे चैनल पर जाना, उसमें प्लेलिस्ट देखना, प्लेलिस्ट है ना, जब आप प्लेलिस्ट को देखोगे तो मैंने पूरी पॉलिटी कंप्लीट करवा चुका हूँ, शायद 30 के 30 चैप्टर्स में कंप्लीट करवा चुका हूँ, उस सभी के डिटेल में MCQ और PYQs करवा चुका हूँ। तो आप एक बार जाइए प्लेलिस्ट को खोलिए, उसके अंदर एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है अभी भी, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, वो है इंडियन पॉलिटी। अगर उस इंडियन पॉलिटी के पूरे आप वीडियोस देख लेते हो तो 100 के 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो आपको प्लेलिस्ट में जाके एक बार पूरी वीडियो को देख लेना है। मैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूज द कोड गिवन बिलो। वो कोड मैंने लिखे नहीं है क्योंकि इतना स्पेस नहीं था। और हमें करना ही क्या है, हम सारे आर्टिकल्स को अच्छे तरह से एक एक को देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल ये तो यार गलत सा लग रहा है मेरे को, आर्टिकल 40 में है, ठीक है, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 50 यहाँ पर लिख दिया, कोई बात नहीं। फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में, तो याद रखना आर्टिकल 40 के अंदर विलेज पंचायत है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंदर है, आप लोग जानते हो, आप लोगों ने पूरा पढ़ रखा होगा DPSP। मैंने DPSP को लेके वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए और बहुत ही अच्छे यहाँ से। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48 के अंदर मेंशन है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 के अंदर है, और प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस आर्टिकल 51 के अंदर है। तो याद रखना है विलेज पंचायत आर्टिकल 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री 48, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50, और प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस आर्टिकल 51 के अंदर मेंशन है। DPSP काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10th लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फैक्ट्स गिवन बिलो। सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। रमा देवी वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बहुत स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आपको याद रखना है सुकुमार सेन हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और रमा देवी फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी। अब देखिए, अब हम यहाँ पर फर्स्ट इन इंडिया पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इन इंडिया ओनली पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल पोस्ट है, वो दूसरे वाले नहीं है ना। प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर S राधाकृष्णन। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। डिप्टी PM सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्पीकर ऑफ लोकसभा JB मलवंकर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल J कानिया। तो आपको याद रखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा जाता है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, हीरालाल J कानिया। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा JB मलवंकर, और फर्स्ट डिप्टी PM सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और आप ऊपर ले 3 प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन, ये इंपॉर्टेंट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन, डायरेक्ट पूछा जाता है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UPSC सर रॉस बारकर। कैग कौन थे, V नरहरि रॉय, कैग जानते होंगे आप, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC सेतलवत। मैंने ये सारे के सारे कैग, AGI, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमीशन सारे के सारे कवर करवा के आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, काफ़ी डिटेल में है। तो नेक्स्ट करते हैं, फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीबी, डायरेक्ट पूछा जाता है कि फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थी, फातिमा बीबी। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लीला सेठ। फर्स्ट फीमेल CM ऑफ इंडिया सुचिता कृपलानी, कहाँ की, UP की। तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट फीमेल CM कौन थे, सुचिता कृपलानी। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लीला सेठ। फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीबी। फर्स्ट AGI MC सेतलवत। फर्स्ट कैग V नरहरि रॉय। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UPSC सर रॉस बारकर, और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन।
तो ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10th, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप लोगों ने देखा होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और मैंने काफ़ी डिटेल में के अंदर कराए हैं आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक बनता है ना, हमारी इतनी मेहनत का एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बस आपसे इतनी ही डिमांड है हमारी कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए, मैं और भी ऐसे क्वेश्चन ला सकता हूँ, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के ला सकता हूँ, और इतनी डिटेल के अंदर मैं पढ़ा सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि हाँ, हमें इनका सेकंड पार्ट चाहिए, आप हमारे लिए ऐसे और क्वेश्चन लेकर आइए। तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक। चलो ठीक है, फिर पढ़ाई अच्छी तरह से करो। ठीक है, नमस्कार भाई।